सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ और बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वेल, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर शिवम दुबे ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम शिवम है और मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब मेरी उम्र 17 साल की थी। बात ये थी कि मैंने अपना पूरा बचपन ही अपने दादा दादी जी के पास बिताया है। उन्होंने मुझे पाला और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया भी। मेरे पापा शहर में नौकरी करते थे। वो मुझसे मिलने कम ही आते थे। जब तक मैं अपनी 12th पूरी नहीं करा तब तक मैं गांव में ही रहा, जिसके बाद मेरा एडमिशन मम्मी पापा ने शहर के कॉलेज में करवाया। खैर ये घटना इस सबसे पहले की है, जब मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दरअसल जब मैं 17 साल का था उस टाइम पर अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक जो मेरे भैया थे उनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था। अब क्योंकि मैं वहीं रहता था तो मेरे वहाँ पर कई सारे दोस्त भी थे, जिनमें से 2 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। मैं यहाँ पर उनका असली नाम तो नहीं बता रहा हूँ, पर स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नाम मैं आपको विक्रम और पुलकित बताता हूँ। तो अक्सर हम ऐसा करते थे कि कोचिंग के टाइम पर हम घर से बैग लेके निकलते और बंक करके कहीं और घूमने चले जाते। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जंगल में जाते थे, जो कि गांव से थोड़ी दूरी पर था, क्योंकि वहाँ पर जाकर हम कुछ भी कर सकते थे, आराम से खेल सकते थे और मज़े कर सकते थे। उस शाम भी हमने ऐसे ही करा, पर हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। वहाँ जाने के बाद हम लोग ऐसे ही पेड़ पे चढ़ के खेलने लगे। तब एकदम से विक्रम, जो कि एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वो एकदम से एक तरफ देखने लगा और लगातार वो उधर ही देखने लगा और हमारी बातों पे ध्यान देना उसने बंद कर दिया। तब वो नीचे आया और उसने मेरे से बोला कि उधर देखो क्या हो रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला और चुपचाप पेड़ पर चढ़ा और देखने लगा। तब जो हम तीनों ने देखा उसे देखकर हम तीनों के होश उड़ गए। दरअसल वहाँ पर एक औरत थी जो कि काफ़ी बूढ़ी सी लग रही थी। उसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और देखकर लग रहा था कि वो गांव की रहने वाली कोई बूढ़ी औरत है। पर अजीब बात ये नहीं थी। अजीब बात ये थी कि वो ज़मीन पर गड्ढा खोद रही थी और उसके साइड में एक लाल रंग का बक्सा रखा हुआ था। और सच में वो बक्सा दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब ऐसा कि देखते के साथ ही आपका उस पर मन आ जाए और आप उसे उठाकर देखने चले आएँ। हम उसे देखे तो सोचने लगे कि आखिर यहाँ पर कर क्या रही है। अगले 25 से 30 मिनट तक हम वहीं पर खड़े रहे और उसे देखते रहे, कैसे उसने वो गड्ढा खोदा और उसे आधा अधूरा ही दबा दिया और उसके बाद वहाँ से काफ़ी जल्दी में चली गई। अब उसके जाने के बाद हम लोग सोचने लगे कि हमें क्या करना है, और काफ़ी सोच विचार के बाद हमने फैसला करा कि हम उस बॉक्स को निकालेंगे। हमने फ़ौरन ही उस जगह की मिट्टी को हटाया और वो डिब्बा बाहर निकाल लिया। क्योंकि मेरे दादा दादी जी खेत पर जाते थे तो मुझे पता था कि मेरे घर पे कोई भी नहीं होगा, और मैं इसी वजह से अपने दोस्तों के साथ उस बक्से को लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद हम तीनों ही उस बक्से को देख रहे थे कि तभी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, और ये आवाज़ और किसी की नहीं, मेरे ट्यूशन पढ़ाने वाले भैया की थी। हम लोग पकड़े गए थे। पिटाई से बचने के मारे हम लोग जल्दी से छत के ऊपर गए और हम लोगों ने सोचा कि हम वहाँ से कूदकर पीछे की साइड से भाग जाएंगे। इससे पहले ही हमने वो बक्सा बेड के नीचे छुपा दिया था। पर जैसे ही हम पीछे की साइड से जाने लगे, पीछे से भैया भी आ गए और उन्होंने हमें धर लिया। उसके बाद वो हमें ट्यूशन ले गए और वहाँ ले आकर हमें बहुत डांट पड़ी। इसके बाद शाम को जब दादाजी खेत पे से वापस आ गए तब जाकर वो मुझे भैया के घर से वापस लेके घर आए। मैं तब तक काफ़ी परेशान हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका था, और डिब्बे वाली बात को तो मैं लगभग भूल ही चुका था। घर आने के बाद
जब हम लोग रात में खाना खा रहे थे उस वक्त भी मेरे सिर में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और मैं परेशान होने लगा। मैंने खाना भी नहीं खाया और बस एक रोटी खाने के बाद मैं वहाँ से उठ गया और सीधा आकर अपने बेड पर लेट गया। अब मुझे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि मुझे नींद आ गई और तब मैंने वो सपना, या फिर सच कहूँ तो वो खौफनाक सपना देखना शुरू करा जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकता। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और मेरे सामने काफ़ी दूरी पर एक घर है जो कि मुझे दिख रहा है और वो काफ़ी बड़ा सा है। उस जगह का माहौल इतना ज़्यादा डरावना था कि मेरे मन में बस एक ही चीज़ थी कि मैं यहाँ से कहीं भाग कर चला जाऊँ। तभी मेरी नज़र अपने साइड में पड़ती है। मैं देखता हूँ कि मेरे साइड से विक्रम जा रहा है, विक्रम मेरा दोस्त। तो मैंने देखा कि विक्रम सामने उसी बड़े से घर की तरफ बढ़े जा रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी और रोकना चाहा पर उसने मेरी बात नहीं सुनी और ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे सुन भी नहीं पा रहा हो। उसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ के वश में था और बस आगे बढ़े जा रहा था। मैंने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तब थोड़ी देर के बाद हम लोग उस घर के सामने आ गए थे और हमारे सामने सीढ़ियाँ थी जो कि ऊपर की तरफ जा रही थी। विक्रम ऊपर जाने लगा और उसके पीछे पीछे अब मैं भी जाने लगा। थोड़ा ऊपर जाने के बाद ही वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया और मैं अब ऊपर आ गया और मैं देख पा रहा था कि मेरे सामने नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही थी और नीचे एकदम घुप अंधेरा था। मैं भी नीचे देख ही रहा था कि एकदम से पता नहीं कैसे पीछे से कोई हाथ आया और उसने मुझे धक्का दिया और मैं सीधा नीचे गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा मेरी आंख एकदम झटके के साथ खुली और मैं अपने बिस्तर पर था। इस सपने को देखकर मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैंने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मेरी तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने अपने दादाजी के कमरे में गया। मैं अपने दादाजी के कमरे में गया और उन्हें मैंने उठाया। जब उन्होंने मेरी तबीयत देखी तो पाया कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा था। घर में कुछ दवाइयाँ रखी थी जिनमें बुखार की भी थी। वो दवाई उन्होंने मुझे दी और उसके बाद ब्लैंकेट देकर मुझे सुला दिया। दवाई की वजह से मुझे नींद भी काफ़ी जल्दी आ गई, पर मैं एक बार फिर से अपने उसी सपने में आ चुका था और इस बार एक बार फिर से मैं वहीं सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था और मैं एकदम से खुद ब खुद ही ऊपर चढ़ने लगा। जब मैं ऊपर आ चुका था तो एकदम से फिर से मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया और अब जब मैं आगे की साइड आकर गिरा तो उस समय मेरी आंखें नहीं खुली, बल्कि इस बार जब मैं उठा तो मैंने अपने आसपास देखा। मैंने पाया कि विक्रम और पुलकित दोनों ही मेरे साइड में बेहोश पड़े हुए थे। उन दोनों का ही चेहरा दूसरी तरफ को था और मेरे आसपास बस एक दीवार थी और चारों तरफ अंधेरा। मैंने विक्रम को उठाने की कोशिश करी और जैसे ही मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया, ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसके चेहरे की जगह पर बस एक बड़ी सी खाल लग रही थी। एकदम से ही वो खाल खुली और मुझे पता चला कि वो एक बहुत बड़ी आँख थी जो कि उसके पूरे मुंह को कवर करे रखी थी और उसके चेहरे पर मुंह नाक कुछ भी नहीं था सिवाय एक बड़ी सी आँख के। ये देखते के साथ ही मेरी गिग्गी बन गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मैंने अपने पीछे देखा तो मैं ये देखकर बिल्कुल रोने वाली हालत में हो गया कि मेरे चारों तरफ दीवार पर, ज़मीन पर, ऊपर आसमान में बस मुझे वही ढेर सारी आंखें दिखाई दे रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तभी एकदम से ही मेरी आँख खुल गई। अब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया और मेरे सामने मेरे दादाजी, दादी जी दोनों थे। मैं थोड़ी देर तक अपने आसपास देखता हूँ और उसके बाद एक बार फिर से मेरी आंखें बंद होने लगती है और उस बार जैसे ही मेरी आंखें बंद होती है मैं फिर से अपने सपने में चला जाता हूँ या फिर किसी और हकीकत में। मैंने देखा कि अब भी मेरे चारों तरफ वो ढेर सारी आंखें हैं और मुझे लगातार घूरे जा रही हैं और वो आंखें ऐसा लग रहा था कि मेरे करीब आने लगी थी। मुझे बेहद डर लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा। हालांकि मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं शायद सपना देख रहा हूँ, पर फिर भी मुझे एहसास था कि अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ हुआ तो असली दुनिया में भी मैं ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। जैसे से हिम्मत करके अपने सामने की तरफ मैं बस भागने लगा। कुछ दूर आगे भागने के बाद एकदम से ही सामने काफ़ी तेज़ उजाला दिखाई दिया तो उसी तरफ दौड़ पड़ा। जब दौड़ते दौड़ते आगे को गया तो देखा कि
तेज रोशनी के बीच जैसे मैं वहां से निकला, एकदम से मेरी आंख खुल गई। मैंने पाया कि मैं एक जगह पर लेटा हुआ था और मेरे सामने दादा दादी बैठे हुए थे। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी बैठे हुए थे जिन्हें मैं जानता था। ये गांव के पंडित जी थे। चारों तरफ कमरे में धूपबत्ती की गंध फैली हुई थी और सामने एक यज्ञ टाइप का कुंड बना हुआ था। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था शायद ये ऊपरी चक्कर था। थोड़ा जब मैं सही हुआ तब दादाजी ने मुझे बताया। जब सुबह सुबह अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई तभी उन्हें शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ सही नहीं है। और जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया और उसके बाद जब मैं वापस से बेहोश हुआ तब मेरा माथा एकदम से लाल सा हो गया और मैं बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। इसके ऊपर मेरे छोटे दादाजी ने बताया कि इन्हें पंडित जी की ज़रूरत है, डॉक्टर की नहीं। तब जैसे ही पंडित जी को घर पर बुलाया गया तो उन्हें घर आते के साथ ही एहसास हो गया कि घर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने खुद ब खुद ही बिस्तर के नीचे से उस डिब्बे को निकाल लिया और उसके बाद उन्होंने दादाजी से पूछा ये कहाँ से आया। दादाजी ने मेरे दोनों दोस्तों को वहाँ पर बुला लिया, विक्रम और पुलकित को। उनसे थोड़ा सख्ती से पूछने के बाद उन्होंने बता दिया कि ये बक्सा हमने कहाँ से निकाला था। सभी लोग वहाँ पर गए और पंडित जी ने उस बक्से को वहीं पर दफना दिया और उसके बाद दादाजी से बोला ये एक दूसरे व्यक्ति का छोड़ा हुआ टोटका था और उसे निकाल कर ही हमने गलती कर दी थी, जिसके कारण जिसकी भी ये बला थी वो मेरे ऊपर आ गई। उस बक्से को वहीं पर गाड़ने के बाद पंडित जी ने थोड़ी पूजा और हवन वगैरह करा, जिसके बाद मैं वापस से होश में आ गया। धीरे धीरे इस घटना को समय बीत गया पर ये घटना मेरे अंदर से कभी नहीं गई। मेरे मन में अब भी कभी कभी शरारत करने का मन आता था, पर फिर भी मेरे मन में बस एक ख्याल आता कि मेरी उस एक गलती के कारण जो मेरे साथ हुआ था कहीं ऐसा कुछ दोबारा मेरे साथ ना हो जाए। देहरादून स्टेशन पर कांता और उसकी सहेली बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। कांता की सहेली कहती है, यार कांता, तू भी कहाँ एक बच्चे की कस्टडी संभालने के लिए झारखंड जा रही है? इतना दूर जाने की आखिर क्या ज़रूरत है? अपने देहरादून में क्या बच्चों की कमी है? जिस पर कांता हंसते हुए बोलती है, अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, पर जिस बच्ची के घर वालों ने हमें फ़ोन किया था उसने बहुत रिक्वेस्ट करी थी, मैं मना नहीं कर पाई। वैसे भी जब मैंने गवर्नर की जॉब ज्वाइन करी थी उसमें पास या दूर नहीं देखा था। मेरा काम तो बच्चों को सही दिशा दिखाना है बस, और तू फिक्र मत कर मेरी। तेरे पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाने से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाली। फिर कांता और उसकी सहेली हंसने लगती है। तभी सीटी बजाती हुई कांता की ट्रेन वहाँ पर आ जाती है और वो अपना सामान लेकर ट्रेन में चढ़ जाती है। इस पर उसकी सहेली उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना और कोई भी ज़रूरत हो तो बेहिचक फ़ोन करना, जिस पर कांता हंसते हुए कहती है, बिल्कुल दादी अम्मा, और हंसने लगती है। तभी ट्रेन भी चलने का सिग्नल दे देती है और चालू हो जाती है। कांता और उसकी सहेली एक दूसरे को हाथ दिखाकर बाय करने लगते हैं और ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। कांता अपना सामान लेकर अपनी सीट के पास जाती है और वहाँ रखती है, फिर खुद भी बैठ जाती है। यह घटना उस दौर की है जब मोबाइल फ़ोन का उतना चलन नहीं हुआ था और बहुत कम लोगों के पास ही मोबाइल होते थे। वैसे ही कांता के पास भी मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो टाइम पास के लिए उसने अपने पास किताबें रखी थी। सफ़र भी लंबा था और कोई साथ में था भी नहीं, तो कांता ने किताबों को ही अपना साथी बनाया था समय काटने के लिए। कांता ने किताब निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। उसे किताब पढ़ते हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था। तभी उसे किसी के रोने की और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने अपने सामने वाली सीट पर देखा पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर कांता अपनी सीट से उठी और इधर उधर देखने लगी तो उसने देखा कि उसकी सीट से 4-5 सीट आगे एक औरत बैठी है जिसका चेहरा खिड़की की तरफ है और वही औरत वहाँ बैठकर रो रही है। कांता उस औरत के पास गई और जाकर पूछने लगी, क्या आपको कोई परेशानी है? अगर आप चाहो तो बता सकती हो।
पर उस महिला ने कांता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह खिड़की के बाहर चेहरा करके रोती रही। इस पर कांता कहती है, देखिए मैं भी एक औरत हूँ, आप अपनी परेशानी मुझसे बता सकती हो, शायद मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। ये सुनकर वो औरत कांता की तरफ पलटती है पर कहती कुछ भी नहीं। उसके चेहरे पर ही अपार दर्द नजर आ रहा था और वो बस उसी तरह रोई जा रही थी। कांता ने उस महिला का चेहरा देखा और कहा, लगता है कि आप शायद अपनों से बिछड़ गई हैं, जिसका दर्द आपके शब्द बयान नहीं कर पा रहे। इस पर वो औरत कहती है, हाँ मैं अपनों से बिछड़कर बहुत दूर आ गई हूँ और अब वापस नहीं लौट सकती। इस पर कांता कहती है कि ये पाने और खोने का खेल भी निराला है। इंसान अक्सर जो नहीं चाहता वही उसके साथ हो जाता है। खैर ये सब छोड़िए, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ बैठ सकती हैं। जिस पर वो महिला सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ बोलती है। कांता कहती है, ठीक है आप मेरे पीछे पीछे आइए, और वो खुद आगे चलने लगती है। तभी चलते चलते कांता कहती है, मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? कहकर वो पीछे पलटती है पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। कांता तुरंत उस महिला की सीट पर गई पर वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। कांता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत आखिर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। वो सोचते हुए अपनी सीट पर आई और बैठ गई। उसने बोतल से पानी पिया और चुपचाप लेट गई। उसका दिमाग अभी भी उस महिला पर ही अटका हुआ था और वो उसी के बारे में सोचते हुए कब गहरी नींद में समा गई उसे खुद भी पता नहीं चला। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुमित अपने कमरे में अंधेरा करके बैठा था और शराब के घूंट दर घूंट अपने गले से नीचे उतारते जा रहा था। उसे खुद को होश में नहीं था कि अब तक वो शराब की कितनी बोतलें खाली कर चुका था। कुछ जख्म, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि वो नासूर बनकर एक इंसान को हमेशा डसते रहते हैं। वो ना तो अपना दर्द किसी से बयां कर पाते हैं और ना ही उसे बर्दाश्त कर पाते हैं, बस अंदर ही अंदर घुट घुट कर मरते रहते हैं। एक ऐसा ही दौर सुमित की ज़िंदगी में भी आया था जिसका दर्द सिर्फ वो समझ सकता था और उसको बस शराब ही एक ऐसा साधन लगता था जिसको उसने अपने दर्द का राजदार बनाया था। एक अनकहा दर्द और एक अनकहा पश्चाताप सुमित के चेहरे पर देखा जा सकता था। तभी सुमित के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक रोबीला शख्स अंदर दाखिल होता है। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सुमित के बड़े भाई साहब होते हैं, जो कि सुमित से बेहद प्यार करते हैं। सुमित की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी कि वो उस भयानक और दर्दनाक हादसे को भूल जाए, पर कोई फ़ायदा नहीं था। सुमित को उस हादसे ने इतना आहत कर दिया था कि वो चाह कर भी उबर नहीं पा रहा था। वो अपनी सोच से बाहर आए और सुमित के कंधे पर उन्होंने हाथ रखा तो सुमित चीख उठा, पर नशे ने उसको पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने को हुआ कि बड़े भाई साहब ने उसे संभाल लिया। इस पर सुमित कहता है कि अरे भाई साहब, आप यहाँ पर सोए नहीं आप? इस पर बड़े भाई कहते हैं, जिनका नाम समीर कश्यप है, सोए तो तुम भी नहीं हो। तुमसे कितनी बार कहा है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल नहीं सकता कोई भी। इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारी एक 6 साल की बेटी भी है, अपने बारे में ना सही कम से कम उसके बारे में सोच लो। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? कब तक उस बच्ची को धोखे में रहेंगे हम लोग? कभी ना कभी तो उसे सच्चाई पता लगेगी ना। इस पर सुमित कहता है, कोई अपनी ज़िंदगी को कैसे भूल सकता है? और रही मेरी बेटी की बात, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए जीने की, इन सबसे बाहर निकलने की, और उसकी यादें मुझे इन सबसे बाहर नहीं आने देती और मैं फिर से अपनी इसी दुनिया में लौट आता हूँ। तभी सुमित की बिटिया मारिया वहाँ पर आ जाती है और पापा पापा कहते हुए सुमित की तरफ बढ़ती है, पर सुमित खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था तो मारिया को कहाँ से संभालता। इसीलिए बीच में ही समीर उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, अरे हमारी बिटिया रानी सोई नहीं अभी तक। इस पर मारिया कहती है, ताऊ जी, मम्मी ऐसी क्या नानी के घर चली गई कि उनका आने का मन ही नहीं कर रहा।
आपको पता है ना कि हमें लोरी सुना बिना नींद नहीं आती, और अब तो पापा भी हमारे पास नहीं आते। इस पर समीर जी कहते हैं कि बेटा आपके पापा भी बीमार है ना, इसीलिए आपके पास नहीं आते। जब वो ठीक हो जाएंगे तो रोज़ आपके साथ खेलेंगे। इस पर मारिया कहती है कि सच में ताऊ जी? तो समीर हाँ बोलते हैं, और फिर वो समीर की तरफ मुड़ते हैं जो कि बेसुध गिरा रहता है, और फिर वो सुमित की तरफ देखते हैं जो कि बेसुध गिरा रहता है, और उससे कहते हैं कि हमने मारिया के लिए एक गवर्नर को बुलाया है जो कल सुबह तक आ जाएगी। उम्मीद है तुम उसके सामने इस तरह से पेश नहीं आओगे। सुमित कोई जवाब नहीं देता, और फिर समीर मारिया से कहते हैं आज तो अपनी बिटिया रानी को हम सुलाएंगे, और उसे लेकर वो अपने कमरे में चले आते हैं। अगली सुबह गवर्नर कांता समीर जी के घर पहुंच जाती है और बेल बजाती है। दरवाज़ा घर का नौकर किशोर खोलता है। इस पर कांता उन्हें नमस्ते करती है और कहती है कि मुझे समीर जी ने बुलाया है। तो किशोर कहता है कि आप कांता जी हैं क्या? जिस पर कांता हाँ बोलती है। तो किशोर कहता है कि आप अंदर आइए, मैं साहब जी को बुला कर लाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। कांता घूम घूम कर पूरा घर देखने लगती है। तभी समीर जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। समीर जी कहते हैं आइए आपको उससे मिलवा दूं जिसके लिए आपको बुलाया है, और आगे चलने लगते हैं। कांता उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी कांता कहती है कि समीर जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। इस पर कांता कहती है कि आपका इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर है, फिर एक बच्ची को संभालने के लिए आपको मेरी ज़रूरत क्यों पड़ गई? उस बच्ची की मम्मी को भी तो उसे संभालना चाहिए। इस पर समीर जी कहते हैं कि उस बच्ची की माँ नहीं है। ये सुनकर कांता शांत हो जाती है और अपने सवाल के लिए माफ़ी मांगती है। इस पर समीर जी कहते हैं कि हमने मारिया को कुछ नहीं बताया है, हमने उससे यही कहा है कि उसकी मम्मी अपने नानी के घर गई है। उम्मीद है आप इस बात का ध्यान रखेंगी। जिस पर कांता कहती है कि आप चिंता मत करिए, मैं अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस पर समीर जी कुछ नहीं बोलते और उसे मारिया के कमरे में छोड़कर चले जाते हैं। कांता मारिया के कमरे में जाती है तो देखती है कि वो सो रही होती है, जिस समय वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही होती है। कांता उसके सर को सहलाती है और पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र मारिया के कमरे में टंगी उसकी माँ की तस्वीर के ऊपर जाती है और उसकी चीख निकल जाती है। ये उसी औरत की फ़ोटो थी जिससे कांता ट्रेन में मिली थी, और उसकी चीख सुनकर समीर जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और कांता से उसके चीखने का कारण पूछते हैं। तो कांता उस तस्वीर की तरफ हाथ दिखाकर पूछती है वो किसकी तस्वीर है? जिस पर समीर जी कहते हैं ये मारिया की माँ की फ़ोटो है जो 1 साल पहले मर चुकी है। ये सुनकर कांता कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कल रात ही तो मैं इनसे ट्रेन में मिली थी। अब चौंकने की बारी समीर साहब की थी। कांता समीर जी से कहती है कि वो उस औरत से जो कि मारिया की मम्मी है उससे ट्रेन में मिली थी और बातें भी करी थी। इस पर समीर जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मारिया की मम्मी तो 1 साल पहले मर चुकी हैं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। इस पर कांता कहती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई, वो इसी औरत से ट्रेन में मिली थी। इससे पहले कि समीर जी और कोई बात बोलते, मारिया ये आवाज़ें सुनकर नींद से उठ जाती है और बोलती है ताऊ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मारिया की आवाज़ सुनकर कांता और समीर जी चुप हो जाते हैं और मारिया की तरफ मुड़ जाते हैं। समीर जी मारिया के पास जाते हैं और उसे गोद में उठाकर कहते हैं अरे वाह हमारी बिटिया रानी उठ गई। इस पर मारिया कहती है जी ताऊ जी, मम्मी हमेशा कहती है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि जल्दी उठना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये एक अच्छे बच्चे की निशानी भी है। तो ताऊ जी मैं भी तो एक अच्छी बच्ची हूँ ना, इसलिए जल्दी उठ गई। इस पर समीर जी कहते हैं बिल्कुल सही, आप तो हमारी बिटिया रानी हो, और दोनों आपस में मुस्कुराते हैं। तभी मारिया की नज़र कांता पर जाती है और वो समीर जी से पूछती है ताऊ जी ये कौन है? इस पर कांता मारिया के पास जाती है और उससे कहती है मैं आपकी गवर्नेंस हूँ। मारिया कांता से कहती है
आंटी ये गवर्नेंस क्या होता है? इस पर कांता कहती है कि गवर्नेंस मतलब अब से मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, आपका ख्याल रखूँगी और आपकी किसी भी काम में हेल्प करूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगी। इस पर मारिया कहती है कि आप क्या मेरी मम्मी की दोस्त हैं जो आप मेरा इतना ख्याल रखेंगी? इस पर कांता कहती है, जी हाँ, मैं तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ। वो मारिया को समीर जी की गोद से अपनी गोद में ले लेती है और समीर जी से कहती है कि लीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। समीर जी अभी भी कांता को अजीब नज़रों से देख रहे थे और कांता ने ये बात भांप ली थी। तो उसने समीर जी से कहा कि मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, अब मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। मैंने शायद मारिया की मम्मी की शक्ल से मिलती जुलती किसी औरत को देखा होगा और उसे मारिया की मम्मी समझ लिया होगा। शायद ये मेरी ही गलतफहमी है। आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। जिस पर समीर जी कुछ नहीं बोलते और कांता और मारिया को छोड़कर बाहर चले आते हैं। समीर जी के जाने के बाद कांता मारिया से पूछती है, बेटा आपका कमरा तो बहुत सुंदर है। इस पर मारिया मुस्कुराते हुए कांता से कहती है, ये मेरी मम्मी ने सजाया है, उन्हें मेरी पसंद नापसंद बहुत अच्छे से पता है। मम्मी मुझे बहुत प्यार भी करती हैं। आंटी क्या आपको पता है कि मेरी मम्मी वापस कब आएंगी? ये सुनकर कांता एकदम शांत हो जाती है और फिर थोड़ी देर में खुद को संभालते हुए मारिया से कहती है, आपकी मम्मा बहुत जल्दी वापस आएंगी, तब तक के लिए मैं हूं ना आपके पास, आपका ख्याल रखने के लिए। आपको कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कहना। इस पर मारिया कहती है कि ओके आंटी। ये सुनकर कांता मुस्कुरा देती है और उससे पूछती है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो मारिया बताती है कि मैं भी 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। जिस पर कांता कहती है कि आज से मैं भी आपके साथ आपको स्कूल छोड़ने और लेने आऊँगी और होमवर्क में आपकी हेल्प भी करूँगी। ये सुनकर मारिया खुशी से ताली बजाने लगती है और उसकी खुशी देखकर कांता को भी बहुत खुशी होती है और फिर इस तरह दोनों आपस में बहुत देर तक काफ़ी सारी बातें करते हैं। तभी समीर जी मारिया के कमरे में आते हैं और उन दोनों को नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में आने को बोलते हैं। थोड़ी ही देर में मारिया और कांता दोनों डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद कांता मारिया को उसके कमरे में ले जाती है और उसे स्कूल के लिए तैयार करने लगती है। थोड़ी देर में कांता, मारिया और उस घर का ड्राइवर सुरेश तीनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और इधर सुमित भी अपने काम के लिए ऑफिस चला जाता है, जिससे उसकी और कांता की मुलाकात नहीं हो पाती। सुबह से शाम हो गई, कांता को पता भी नहीं चला और उसने मारिया को रात का खाना खिलाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला भी दिया और फिर वो भी अपने कमरे में सोने चली गई। अभी उसे बिस्तर पर लेटे हुए मुश्किल से 10 ही मिनट हुए होंगे कि तभी उसे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। वो ये सोचते हुए उठती है कि इतनी रात में भला कौन आया होगा और दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर जाती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो पाती है कि सामने सुमित खड़ा था, बिल्कुल बदहवास सी हालत में। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने सामने कांता को देखा तो उससे कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? इस पर कांता कहती है कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरह इस हालत में यहाँ आने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस घर में एक छोटी बच्ची भी है? इस पर सुमित इससे पहले कोई जवाब देता, वहाँ पर समीर जी आ जाते हैं और उन्होंने सुमित को संभाला। ये सब देखकर कांता को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी समीर जी ने सुमित से कहा, सुमित ये क्या हाल बना रखा है? मैंने तुमसे कल ही कहा था ना कि मैंने मारिया के लिए गवर्नेंस को बुलाया है, तो तुम उसके सामने इस हालत में मत आना। ये वही गवर्नेंस है, इनका नाम कांता है और सुबह मैं इनसे तुम्हें मिलवा नहीं पाया था। इस पर कांता कहती है कि समीर जी कौन है? तो समीर जी उसे बताते हैं कि ये मारिया के पापा सुमित हैं और माफ़ करना मैं इनके बारे में आपको बता नहीं पाया और इन्होंने आपके साथ जो बर्ताव करा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। दरअसल इन्हें पता नहीं था कि आप कौन हैं। इस पर कांता कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। समीर जी अपनी गर्दन हाँ में मिलाते हैं और सुमित को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कांता सुमित के बारे में सोचते हुए
वापस से अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसे मारिया के कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। वो मारिया के कमरे में देखती है तो उसे एक औरत मारिया के सिरहाने पर बैठी नजर आती है और वो झट से मारिया के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाती है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। उसे समझ में नहीं आता कि उसने अभी अभी जो देखा वो उसका धोखा था या फिर हकीकत। फिर वो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देती है। वो मारिया का बिस्तर ठीक करती है और फिर उसके सर को चूमते हुए कहती है, मैं तुम पर किसी भी तरह का कोई काला साया नहीं पड़ने दूंगी। फिर वो मारिया के पास ही सो जाती है। तभी मारिया के कमरे में स्थित आईने पर किसी औरत का साया दिखता है जो मारिया और कांता को घूर रहा था। अगली सुबह कांता बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ रही होती है। तभी उस घर का नौकर किशोर कांता के लिए चाय लेकर आता है। इस पर कांता उससे बोलती है, काका क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। इस पर किशोर कहता है, हाँ हाँ मैडम पूछिए ना, हम काहे बुरा मानेंगे। इस पर कांता कहती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मारिया की मम्मी की मौत कैसे हुई थी। इस पर किशोर कहते हैं कि ज़्यादा कुछ तो हमें भी नहीं पता। कहते हैं कि 1 साल पहले सुमित साहब और छोटी मालकिन बेंगलुरु गए थे उनके घर पर। वहाँ से वापस आते समय ट्रेन में जब सुमित साहब सो रहे थे तभी न जाने किसने छोटी मालकिन की हत्या कर दी। इस पर कांता उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहती है कि काका ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी भी क्या नींद थी जो उनकी पत्नी की किसी ने हत्या कर दी और उन्हें भनक भी नहीं लगी। इस पर किशोर कहते हैं, बिल्कुल सही, आपकी तरह पुलिस को भी सबसे पहले शक सुमित पर ही हुआ था। वो उन्हें अपने साथ लेकर भी गए थे पर सुमित साहब के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर बड़े साहब ने भी वकील से बात करके सुमित साहब को छुड़वा लिया और घर लेकर आ गए। बस तभी से सुमित साहब की हालत ऐसी हो गई, वरना पहले एक बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान थे। हर किसी को यही लगता है कि शायद सुमित साहब ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और यही बात सुमित साहब के दिल को बहुत आहत करती है। इस पर कांता कहती है, और आपको क्या लगता है। इस पर किशोर कहते हैं कि मेरा मानना तो यही है कि सुमित साहब ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो दोनों तो बहुत ही खुशहाल और सुखी जीवन जी रहे थे, पर न जाने किसकी काली नज़र इनकी खुशियों को लग गई। वो छोटी मालकिन से बहुत प्यार करते थे, देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सुमित साहब फिर से पहले जैसे हो जाए और उनकी खोई हुई खुशियाँ वापस आ जाएं। इतना बोलकर किशोर वहाँ चाय रखकर चले जाते हैं और कांता वहीं खड़ी होकर सुमित और मारिया की मम्मी के बारे में सोचने लगती है। कांता सुमित के बारे में सोचते हुए मारिया के कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे मारिया के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। उसे ऐसा लगता है कि मारिया किसी से बहुत खुश होकर बातें कर रही थी। कांता ने मारिया के कमरे का दरवाज़ा हल्के से खोला तो देखा सामने मारिया बेड पर बैठकर हंसते हंसते बात कर रही थी, पर उसके सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांता मारिया के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, बेटा तुम किससे बात कर रही हो। इस पर मारिया कहती है, आंटी मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। तो कांता कहती है, बेटा पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस पर मारिया कहती है, अरे आंटी ये देखो ना, सामने मम्मी बैठी हैं। और वो सामने की तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इस पर मारिया कहती है, अरे अभी तो मम्मी यहीं बैठी थी, इतनी जल्दी कहाँ चली गई। तभी कांता मारिया से कहती है कि बेटा आपको वहम हुआ होगा। इस पर मारिया कहती है, नहीं आंटी सच में मम्मी आई थी और मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी करी। इससे पहले कि कांता मारिया से कुछ कहती, उसे गैलरी में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखती है तो उसे गैलरी के आखिर में एक औरत जाती हुई सी दिखाई देती है। उसकी पीठ कांता की तरफ होती है, इसलिए वो उस औरत का चेहरा नहीं देख पाती। इससे पहले कि वो उस औरत का पीछा करती, किशोर उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने आ जाते हैं। कांता और मारिया नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हैं तो आज उन्हें सुमित भी वहाँ नाश्ते के लिए बैठा मिलता है, जिसे देखकर मारिया खुश हो जाती है और वो दौड़कर सुमित के पास जाती है। वो सुमित को और समीर जी को मॉर्निंग विश करती है तो कांता भी मुस्कुराते हुए टेबल पर आकर बैठती है। तभी सुमित कांता से अपनी रात वाली हरकत के लिए
माफ़ी मांगता है और उस पर कांता उससे कहती है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। जिस पर सुमित प्रश्न भरी नज़रों से कांता की तरफ देखता है तो कांता उससे कहती है कि आइंदा आप कभी भी इस हालत में मारिया के सामने मत आना, बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगी। जिस पर सुमित सिर्फ हाँ में गर्दन हिलाते हैं और दोनों नाश्ता करने लगते हैं। मारिया और कांता नाश्ता करने के बाद मारिया के कमरे में चले आते हैं और कांता मारिया को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार करके उसे स्कूल छोड़कर आती है। इधर सुमित भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कांता उसे स्कूल छोड़कर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके कमरे में रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगती है और वो फ़ोन उठाती है तो उस तरफ कोई औरत होती है। वो कांता से कहती है कि क्या मैं कांता जी से बात कर रही हूँ। इस पर कांता बोलती है हाँ कहिए। इस पर उधर से आवाज़ आती है आप जिस घर में रह रही हैं वहाँ आपकी जान को खतरा है। क्या? आप कौन हो? मुझे साफ साफ बताओ, और आपको ये सब कैसे पता? इस पर वो कहती है देखिए मेरा काम है आपको सावधान करना, मैंने कर दिया, आगे आपकी मर्जी। इस पर कांता कहती है मुझे जी मेरी फ़िक्र करने के लिए बहुत शुक्रिया, पर आप मुझे बता सकती हैं आपने ऐसा क्यों कहा और आपको ऐसा क्यों लगता है? इस पर वो औरत गुस्से से कहती है तुम जिस घर में रह रही हो वो घर एक खूनी का है। इसे सुनकर कांता भी घबरा जाती है और कहती है कौन खूनी? तभी उसी समय वहाँ से समीर जी गुजर रहे होते हैं और वो कांता की ये बात सुन लेते हैं, पर कांता की नज़र उन पर नहीं पड़ती। कांता फ़ोन पर हेलो हेलो चिल्लाती रह जाती है, पर तब तक वहाँ से फ़ोन कट चुका होता है। दोस्तों इसके आगे की घटना आपको सुनने को मिलेगी इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि कल या परसों ही मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो 20 अक्टूबर 2023 के बाद सुन रहे हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट को मिस ना करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स के जरिए मुझे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो एक लाइक भी कर देना। वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।